रात के 10:30 बज रहे हैं। मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है बिकॉज आई एम सो टायर्ड। बट सोने से पहले सोचा कि क्यों ना 2 चैप्टर्स पढ़ ली जाए। हाय गाइस, वेलकम टू सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर एंड आप सुन रहे हैं लव मी स्ट्रेंजर एपिसोड 12 चैप्टर 25। डैनी ने लड़कियों के फ्लैट में आने से पहले उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। जब तक डिलीवरी आती उतनी देर में वे भी अपने फ्लैट से तैयार होकर आ गया था। जब लड़कियों ने प्लास्टिक के सारे कॉकरोच तोड़कर उनके भीतर के माइक निकाल लिए तो रिवाना ने उनसे वादा लिया कि ये बात किसी को बताएगी नहीं। लेकिन क्यों इशिता को ये बात समझ नहीं आई। कोई उनके निजी स्पेस में घुसपैठ कर गया है और रिवाना क्यों कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। तब तक आशा अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं मानती हूँ कि उसे इस तरफ हमारे फ्लैट में माइक नहीं लगाने चाहिए थे, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। तुम भूल गई कि कैसे उसने मुझे प्रतीक से क्लिप दिलवाया था। मुझे सब याद है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि हमें उसे एक मौका देना चाहिए। रिवाना ने गुजारिश की। तुम स्टॉकहोम सिंड्रोम की शिकार तो नहीं हो गई? सीता ने पूछा। रिवाना ने उसे ऐसे देखा जैसे कि उसकी बात समझ में ना आई। अरे ये वो सिंड्रोम होता है जिसमें कैदी को कैद करने वाले से प्यार हो जाता है, सीता ने सफाई दी। रिवाना खामोश रही। सीता आगे कुछ कहने वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला लड़का आया था और उसने पीछे डैनी खड़ा था। गर्ल्स, मेरी ओर से पिज़्ज़ा पार्टी। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, उसने अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। इशिता ने पिज़्ज़ा ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रिवाना ने उसके नज़दीक आकर कहा, इसु प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं डैनी को तब तक कुछ नहीं बताऊँगी जब तक तुम मुझसे नहीं कहोगी। थैंक यू, लेकिन हम दोनों के बीच में ये बात भी समझ लो, अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो तुम एक ऐसे हालात में फंस जाओगी कि कुछ कर भी नहीं पाओगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? इशिता ने मेज़ पर पिज़्ज़ा रखते हुए कहा। हाँ, मैं समझ रही हूँ, लेकिन चिंता मत करो, कोई भी मुझे डैनी से दूर नहीं ले जा सकता। मैं उससे प्यार करती हूँ। उम्मीद है कि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होगा रिवाना, नहीं होगा। पिज़्ज़ा डिनर में सबको मज़ा आया। लड़कियों ने डैनी से कुछ नहीं बताया। डिनर के बाद डैनी अपने कमरे में चला गया और लड़कियां भी सोने चली गई। रिवाना की नींद दरवाजे की घंटी से खुली। उसे समझ नहीं आया कि उस वक्त कितना बज रहा होगा। उसने सीता और आशा का आवाज़ दी, लेकिन कोई भी कमरे से बाहर नहीं आया। अचानक रिवाना को समझ में आया कि घंटी अजीब तरीके से बज रही थी। जितनी बार घंटी बजती थी उसकी आवाज़ उतनी ही ऊंची होती चली जाती थी। ये कैसे मुमकिन था? रिवाना अपने बिस्तर से उतरी और मेन दरवाजे पर चली गई। वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर रिवाना ही खड़ी थी और उसकी गर्दन के चारों ओर एक फंदा था। दोनों रिवाना की आंखें मिली और फंदे वाली रिवाना ने एक अजीब सी मुस्कान दी। अचानक रिवाना ने अपनी आंखें खोली। वो पसीने से तरबतर थी। कई दिनों से उसे एक ऐसा बुरा सपना नहीं देखा था। इस बार उसे सबसे ज़्यादा डर लगा। इससे पहले कि वो अपने दिमाग में शांत हो जाने को कहती, उसका फ़ोन का अलार्म बजा। लेकिन आधी रात को क्यों? उसने सोचा और अपना फ़ोन उठा लिया। उसके अलार्म स्क्रीन पर एक नोट था जो वो डिलीट करना भूल गई थी। मेरे शोना का बर्थडे, अलार्म नोट पर लिखा था। एकांश का बर्थडे था आज। अगर अलार्म नहीं बजता तो उसे याद भी नहीं आता, लेकिन अलार्म ने उसे वो याद दिला दिया जो वो भूल जाना चाहती थी। उसने अपना सिर पकड़ लिया। वो जानती थी कि पिछले सालों की यादें अब उसे सताएगी, उसे परेशान करेगी और उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसका सिर न फट जाए। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन एकांश का चेहरा उसके सामने आ गया। आखिर में उसने फेसबुक पर एकांश के प्रोफाइल को चेक करने का अपना इरादा आगे हार मान ली।
एकांश के बारे में जानने का यही इकलौता जरिया था उसके पास। उसने फेसबुक पर लॉगिन किया, एकांश को अनब्लॉक किया और उसके प्रोफाइल पर चली गई। पिछली बार एकांश के प्रोफाइल पर उसके साथ एक लड़की थी, वह लड़की जिसके साथ उसने एकांश को पकड़ रखा था। इस बार उसकी अकेली की तस्वीर लगी थी वहाँ। उसने उस तस्वीर पर क्लिक किया लेकिन वो खुली नहीं। उसने मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया और 13 महीने पहले के पुराने मैसेज पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा, मिसिंग यू, मुझे तुरंत कॉल करो। एकांश ने वाकई कुछ ही मिनटों में उसे फ़ोन किया था। उसकी उंगलियां अपनी इनबॉक्स के नीचे और जाने ही वाली थी। अगले 2 घंटे वो एक एक करके सारे मैसेजेस पढ़ती रही। कुल मिलाकर 12,788 मैसेज थे जो उन लोगों ने पिछले 4 सालों में एक दूसरे को भेजे थे। उसकी उंगलियां एकांश के पहले मैसेज पर जाके रुक गई। मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने के लिए शुक्रिया, कैसी हो? दिन भर मैसेज भेजने, देर रात फ़ोन पर एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मिलने के लिए क्लास बंक करना, सीक्रेट डेट पर जाना, फिल्म देखते हुए एक दूसरे के साथ शरारत, पेरेंट्स से झूठ बोल कर मिलने की कोशिश और पता नहीं क्या क्या। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं था। एक मैसेज में उसने लिखा था, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी, और उसके जवाब में एकांश ने लिखा था, मैं भी। रिवाना आंसुओं के बीच से मुस्कुराई। ये ब्रेकअप सच्चाई था, वो अभी जी रही थी, एकांश भी जिंदा था। पता नहीं क्या सोचकर उसने लिख दिया था, हैप्पी बर्थडे कमीने, तूने जीना मुश्किल कर रखा है। एकांश को मैसेज भेजने के बाद उससे लगा कि ये मैसेज उसे नहीं भेजना चाहिए था। ऐसा करके वो सिर्फ एकांश को ये बता रही थी कि अभी भी एकांश की उसकी ज़िंदगी में अहमियत थी। वो फेसबुक का इनबॉक्स बंद करने वाली थी कि उसकी नज़र अदर सेक्शन पर पड़ी जहाँ पेंडिंग मैसेज पड़े थे जो उसने अभी तक पढ़े नहीं थे। उसने उस सेक्शन को खोला, वहाँ कुछ लड़कों के अजीब मैसेजेस थे जो उसे दोस्त बनने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। सारे मैसेज बहुत ख़राब अंग्रेजी में लिखे हुए थे। उनमें से कुछ ने तो शादी के लिए अपनी कुंडली भी अटैच कर रखी थी, कुछ ने तो अपनी तारीफ़ में कविताएं लिखी थी और कुछ ने उसके फ़ोटोशॉप प्रोफाइल और कवर पिक्चरों की तारीफ में टूटी फूटी कविताएं लिख रखी थी। सारे मैसेज पढ़ते हुए रिवाना लगातार मुस्कुरा रही थी। एक मैसेज तक पहुंचते ही उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसमें लिखा था, हाय रिवाना, मैंने ये नई आईडी बनाई क्योंकि तुमने मेरी दूसरी आईडी को ब्लॉक कर दिया है। हैप्पी बर्थडे, उम्मीद है तुम अच्छी हो, अपना ख्याल रखना, एकांश। एकांश को रिवाना का बर्थडे याद था। क्या वो उसे याद करता था? इसके उसके इस मैसेज का क्या ये मतलब था कि वो अभी भी उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती थी? इसका क्या मतलब था कि वो इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहता था? या इसका क्या ये मतलब था कि वो उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बनाना चाहता था? रिवाना ने वो फोल्डर खोलने के लिए खुद को कोसा। उसने खुद से कहा कि न उसे मैसेज का कोई मतलब था, न एकांश के बारे में इतने सोचने का कोई मतलब था। हमारा गुजरा हुआ कल हमारा एक हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकता। उस पेज को रिफ्रेश करते हुए उसने नोटिस किया कि उसने 1 मिनट पहले ही अपने प्रोफाइल पिक बदली है। इसका मतलब ये था कि वो ऑनलाइन थी। तब एकांश भी ऑनलाइन था। सिर्फ एक माउस के क्लिक के साथ वो वापस एकांश से जुड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा करना नहीं चाहा। रिवाना को मालूम नहीं था कि उसने उसके मैसेज देखे या नहीं। नहीं, उसने उसकी नई सेल्फी को ध्यान से देखना चाहा जिसमें उसके साथ एक नई लड़की थी। दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। पिक्चर लॉक नहीं थी, इसलिए रिवाना ने जल्दी से उसे अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। पेंट ब्रश एप्लीकेशन में उस तस्वीर को खोलकर उसने दोनों के सारे दांते काले कर दिए। फिर उसने एकांश को एक बार और ब्लॉक कर दिया, फेसबुक से लॉग आउट कर गई और डैनी को व्हाट्सएप किया। कोई जवाब नहीं आया। उसने वक्त देखा, रात के 2:30 बज रहे थे। उसने अपने बैग से डैनी के फ्लैट की चाबी ली, उसके फ्लैट में चली गई। अंधेरे में उसने देखा डैनी गद्दे पर काले रंग की जॉकी निक्कर में सो रहा था। वो उसके बगल में लेट गई और ज़ोर से उसे पकड़ लिया। उसे थाम कर रिवाना को राहत मिली। डैनी जाग गया, लेकिन हिला नहीं।
सपना है या हकीकत? उसने उनिंदी आवाज़ में कहा। रिवाना ने धीरे से उसके कान चूम लिए। सपना है, उसने कहा। रिवाना ने डैनी के दांत काट लिए। हकीकत, वो चिल्लाया। लेटे लेटे ही रिवाना ने पूछा, तुम अपनी एक्स को मिस करते हो डैनी? कौन सी वाली को? रिवाना ने उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। आउच। ओके, नहीं, मैं नहीं मिस करता। क्यों, तुम उन्हें भूल गए हो? क्या तुम ऐसे किसी इंसान को भूल सकती हो जिसके साथ तुम्हारा गहरा रिश्ता रहा? डैनी ने अपने आंखें खोलते हुए कहा। फिर क्या? फिर तुम उन्हें मिस नहीं करते? शायद इसलिए क्योंकि मेरे और मेरे एक्स गर्लफ्रेंड के बीच में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे सुकून है। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ और उससे ज़्यादा कुछ भी हमारे बस में नहीं था। शायद वो सही कह रहा था, रिवाना ने सोचा। एकांश ने उसके साथ जो भी किया था उसे स्वीकार करके सुकून में रिवाना जीने के लिए अभी भी बाकी थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या उससे कभी ये सुकून मिल पाएगा? डैनी का फ़ोन बजा। तुम्हें इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है? रिवाना ने कहा और उसके फ़ोन उठा लिए। 1218, उसने पासवर्ड ज़ोर से कहा। पासवर्ड में दोनों के जन्मदिन साथ में थे। उसने मुस्कुराते हुए उस फ़ोन अनलॉक किया। उसमें एक MMS लिंक था। रिवाना ने वो लिंक डाउनलोड किया। लिंक पर प्ले करते ही उसका खून जम गया। MMS उस रात का था जिस रात उस पर अजनबी ने हमला किया था। उस वीडियो में रिवाना के हाथ बंधे थे, वो पूरी तरह नंगी थी और उसके मुंह में एक कपड़ा ठुसा हुआ था। कौन है? डैनी ने नींद में पूछा। रिवाना कुछ बोल नहीं पाई। मैसेज साफ था। अगर ये क्लिप डैनी के फ़ोन पर आ सकती है तो किसी के फ़ोन पर भी जा सकती थी। डैनी, उसने कहा। उसकी आवाज़ इतनी कमज़ोर हो गई कि डैनी उठकर बैठ गया। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ डैनी। इस बार उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। डैनी को भूल जाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा प्यार करता हूँ। गजब। और एक चैप्टर पढ़ दूँ क्या? 26, 27, 28। ओके, 28 इज़ लास्ट चैप्टर। वाओ। एंड 25 मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फिर से स्वागत है आपका सेट्स ऑफ स्टोरी टेलर में। एंड शुरू करते हैं। 26। उस रात न डैनी सो पाया और न रिवाना सो पाई। जब रिवाना ने डैनी को सारी बातें बताई तो पहली बार उसे जोर की डांट लगाई। तुम किस बात का इंतज़ार कर रही थी? डैनी ने रिवाना की सारी बातें सुनने की बात सख्ती से पूछा। क्या इसका मतलब ये है कि तुम अपने बर्थडे पर टाइगर पॉइंट ये गैस करके नहीं आई थी कि वहाँ मैं रहूँगा, बल्कि इसलिए आई थी क्योंकि उस पागल ने तुम्हें वहाँ बुलाया था? तुम ऐसे ही वहाँ चली गई थी या तुम दोनों को वहाँ डेट पर मिलना था और मैंने तुम्हारा प्लान बिगाड़ दिया? ऐसा कोई बात नहीं है डैनी। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे इस प्यार पर आँच जाए। मैं उससे नहीं मिली हूँ, मैं जानती तक नहीं हूँ वो कैसा दिखता है। और फिर भी तुम मुझसे सब कुछ छुपाती रही थी रिवाना। मुझे जहाँ तक पता है रिश्ते इस तरह आगे नहीं बढ़ते। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस इंसान ने तुम पर मेरे ही फ्लैट में हमला किया और तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? उस अजनबी के साथ मेरा जो रिश्ता कायम हो गया था मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहती थी। रिवाना ने सोचा, लेकिन डैनी के सामने यह कहा नहीं, वरना वो गुस्से से पागल हो जाता। मैं तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स से लड़ी, उसने ये जवाब में कहा। इसलिए प्लीज़ मुझे ये मत कहो कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। मुझे मालूम है कि मुझे ये बात तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी और इस बात के लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। दोनों खामोशी से सुबह होने का इंतज़ार करते रहे और तब तक दोनों ने फैसला कर लिया कि वो पुलिस के पास जाएंगे। रिवाना ने इंस्पेक्टर मोहन कामले को सुबह 9 बजे के आसपास फ़ोन किया। कहिए मिस बनर्जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ सर, कुछ बात करनी है। किस बारे में? रिवाना ने डैनी की ओर देखा और फिर फ़ोन पर कहा, सर कोई मुझे परेशान कर रहा है। तुम कभी भी पुलिस स्टेशन आ जाओ। सर हम कहीं और मिल सकते हैं। मैं जिस इंसान की बात कर रही हूँ वो मेरे हर कदम पर नज़र रखता है। मतलब स्टॉकर? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? जी सर, मैं उसे बिल्कुल ये पता लगने नहीं देना चाहती।
कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। काबले ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम तुम्हारे ऑफिस में मिलते हैं। मैं सादा कपड़ा में आऊँगा, ठीक है? ये बहुत अच्छा रहेगा सर। कितने बजे? काबले रिवाना को उसी दोपहर मिलने आया। रिवाना कामले को वो वीडियो नहीं दिखा पाई जो डैनी के फ़ोन पर आया था, क्योंकि उसने डर के मारे वो वीडियो डिलीट कर दिया था। उसे वो फ़ोन नंबर भी याद नहीं था जिससे वो वीडियो आया था। उसने कामले को अनजानी अजनबी के सारी बातें बताई और कई अनजान नंबरों से आए हुए वो मैसेज दिखाए जो उसने अपने फ़ोन पर सेव कर रखा था। कामले ने कुछ फ़ोन नंबरों पर फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सारे नंबर बंद थे। देखो, ये बात तो साफ है कि वो तुमसे प्यार करता है। उसने खुद ही अपने आखिरी मैसेज में ये बात लिखी है। मैं जानती हूँ सर। ऐसे मामले का पीछा करने वालों को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें ये करना है कि उसे प्यार से पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो कहाँ और कब तुमसे मिल सकता है, और हम उसको वहीं पकड़ लेंगे। कामले ने पूरे भरोसे के साथ कहा। मैं उससे कई बार मिलने को कहा, लेकिन वो नहीं मिलता है। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही कि वो सिर्फ रिलेशनशिप चाहता है या तुम्हें बच्चों को पढ़ाने या गैंगरेप में गवाह बनने को क्यों कहता। ऐसी चीज़ें के लिए हम उस पर चार्ज तो नहीं लगा सकते, लेकिन शायद वो कोई साइको है, रिवाना ने कहा। साइको लोगों का भी एक पैटर्न होता है। अगर वो तुमसे प्यार करते हैं तो उसके कम से कम उस रात, जिस रात उसने तुम पर हमला किया, तुम्हें किस तो करता। शायद उसने किया हो, लेकिन तुम होश में थी नहीं। कामले ने अपनी ठुड्डी खुजाई। शायद हमारे सारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब हम उसे पकड़ लेंगे, रिवाना ने कहा। थोड़ी देर बाद खामोशी रही। क्या मुझे उसे टेक्स्ट करके पूछना चाहिए कि वो कहाँ और मिलने के लिए बोलूँ उसको? हाँ, कामले ने तुरंत कहा। रिवाना ने तुरंत मैसेज टाइप किया, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने ये मैसेज उस नंबर पर भेजा जिससे उसका आखिरी मैसेज आया था। दोनों थोड़ी देर खामोश रहे, जवाब का इंतज़ार करते रहे। दोनों के बीच में एक अजीब सी खामोशी थी। इस बीच कामले ने फ़ोन पर बात करने का बहाना करके वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। कामले उठकर गया था कि रिवाना के फ़ोन पर मैसेज आया। ऐसी भी क्या जल्दी है? उसने कामले को वो मैसेज दिखाया। कामले ने मैसेज पढ़ कर त्योरियाँ चढ़ाई और फिर कहा, तुम मुझसे मिलने की कोशिश करती रहो और मैं इन सारे फ़ोन नंबरों की लोकेशन डिटेल निकालता हूँ। जैसे ही वो मिलने के लिए राज़ी हो जाएगा, मुझे तुरंत इत्तला करना, ठीक है? मैं सादे कपड़ों में 2 कांस्टेबल को तुम्हारे घर के आसपास भेजूँगा ताकि वहाँ के लोगों के बारे में थोड़ा पता चल पाए। तुमने मुझे बताया था कि तिलचट्टों के भीतर माइक थे। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे घर के आसपास ही कहीं रह रहा है, शायद उसी बिल्डिंग में। क्या? रिवाना ने अपना थूक निकला। मैंने कहा शायद। मैं जा रहा हूँ, लेकिन डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे वो सारे सफ़ेद कपड़े चाहिए जिस पर तुमने उनसे मैसेज भेजा है। उन्हें तैयार रखना और याद रखो, अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उससे बात करना, उससे गुस्सा बिल्कुल मत दिलाना, और सबसे ज़रूरी बात, मुझे तुरंत फ़ोन करना, कामले ने कहा। जी सर, बिल्कुल। कामले जाने के लिए खड़ा हो गया, लेकिन फिर रुक कर उसकी ओर घूमा। बाय द वे, क्या इस कंपनी में नौकरी मिलेगी? एक लम्हे के लिए रिवाना को लगा कि कामले खुद टेक्नोलॉजी में नौकरी करना चाहता है। फिर उसे असली बात समझ आई। आप अपनी बेटी को मुझ पे अपना रिज्यूम भेजने के लिए कह दीजिएगा, मैं पक्का HR टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी। थैंक्स, कामले ने रिवाना की ईमेल ID नोट करने के बाद कहा। रिवाना को शाम के पास डैनी का मैसेज आया। शाम को रिवाना के पास डैनी का मैसेज आया, ये बताते हुए कि अगर वो फ्री हो तो रात को 9 बजे डैनी बोरीवली के कोरा केंद्र बस स्टॉप के पास ऑडिशन खत्म होने के बाद उसका इंतज़ार करेगा। दोनों साथ में डिनर करने के बाद घर चले जाएंगे। रिवाना ने हाँ में जवाब देते हुए वापस मैसेज भेज दिया। रिवाना अपने फ्लैट वापस गई, तैयार हुई, बाहर निकल गई। बाहर जाते उसने देखा कि 2 लोग सादे कपड़े में बिल्डिंग के गार्ड से बात कर रहे हैं। क्या वो कांस्टेबल थे? हो सकता है, उसने सोचा, और ऑटो लेकर
बोरीवली के कोरा केंद्र मैकडॉनल्ड पहुंच गई। रिवाना वहां वक्त से पहले पहुंच गई तो वक्त गुजारने के लिए उसने अपने लिए कोक और फ्रेंच फ्राइज खरीदे। उसने अपने व्हाट्सएप चैट का विंडो खोल लिया। पूजा ने उसे सुबह में अपनी शादी का कार्ड भेजकर हैरान कर दिया था। रिवाना ने शादी का कार्ड देखा, फिर लंबी गहरी सांस ली। कुछ लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही वक्त पर होता है और अच्छे के लिए होता है। रिवाना खुश थी कि पूजा उसी लड़की से शादी कर रही है जिसे कॉलेज के दिनों से रेट कर रही थी। लेकिन ऐसी किस्मत रिवाना की नहीं थी। जिंदगी के सारे सबक दुनिया ने उसी के लिए बचा रखे थे। पूजा की शादी अगले महीने कोलकाता में होने वाली थी। हालांकि रिवाना ने शादी में आने का वादा किया था, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो शादी में नहीं जाएगी, बल्कि वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक उसके पेरेंट्स डैनी के साथ उसका रिश्ता स्वीकार नहीं कर लेते। रिवाना ने पेपर बॉक्स में हाथ डाला तो ख्याल आया कि फ्रेंच फ्राइज खत्म हो चुके हैं। उसने कोक पीने की कोशिश की, लेकिन वो भी खत्म हो चुके थे। उसने फ़ोन पर वक्त देखा, 9:15 बजे थे। डैनी का आता पता नहीं था। उसने डैनी को फ़ोन लगाया और कान पर फ़ोन रखते ही चौंक गई। डैनी के फ़ोन का रिंगटोन आसपास ही कहीं बज रहा था। वो तुरंत घूमी, लेकिन कुछ देख नहीं पाई। ठीक उसी समय बिजली गुल हो गई थी। रिवाना को तुरंत मैकडॉनल्ड्स में हिदायत की आवाज़ सुनाई दी कि जो जहाँ है वहीं रहे, पावर बैकअप थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन रिवाना को लगा ये कोई इत्तेफाक नहीं है। डैनी का फ़ोन बजना बंद हुआ और साथ ही उसके आसपास जस्ट डिफरेंट डियो की खुशबू उड़ती हुई महसूस हुई। उसके शरीर की आँख एक मांसपेशियाँ सख्त हो गई। अचानक बाहर का शोर बिल्कुल खत्म हो गया। उसे सिर्फ अपनी सांसें और दिल की धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो खुशबू धीरे धीरे उससे दूर होती चली गई। जैसे ही बिजली आई, रिवाना ने राहत की सांस ली। जैसे ही उसने मुड़ा, वो देखी कि डैनी का मोबाइल फ़ोन उसके पास वाली टेबल पर रखा हुआ है। उसके आसपास घूमकर देखा, किसी को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। क्या डैनी उसके साथ शरारत कर रहा था? अचानक उसका अपना फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर दिखाई दी। क्या अजनबी उसे फ़ोन कर रहा था? जैसे ही उसने कॉल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे लगा कि उसके हाथ पर कुछ है। रिवाना चीखती हुई खड़ी हो गई अपनी कुर्सी से और पीछे कर दिया। मैकडॉनल्ड्स में अचानक सन्नाटा पसर गया। सब उसके ओर देख रहे थे। रिवाना के हाथ पर एक रस्सी थी जिस पर लाल रंग लगा हुआ था और रस्सी फंदे के रूप में थी। ठीक वैसा ही फंदा जैसे फंदे उसे सपने में दिखाई देती है। एक स्टाफ उसके पास आया। कोई प्रॉब्लम है मैडम? नहीं, उसने कहा और वापस अपने फ़ोन की ओर देखने लगा जिस पर किसी अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, उसने कहा। हे बेबी, डैनी ने कहा। शाम को मेरा फ़ोन गुम हो गया और तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है, रिवाना ने उसकी बात काटते हुए कहा। क्या? डैनी हैरान था। कोरा केंद्र के मैकडॉनल्ड्स में आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, उसने कहा। डैनी 10 बजे के पास पहुंचा। वहाँ के स्टाफ रिवाना को राहत देने की कोशिश कर रहा था और उसे पानी दे रहा था। ये लोग रिवाना के हाथ के फंदे को निकाल कर फेंकना चाहते थे, लेकिन रिवाना उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही थी। उसके पास यही एक सबूत था। रिवाना लगातार फंदे को देखती जा रही थी और सोच रही थी कि इसका क्या मतलब हो सकता है। डैनी के सामने ही रिवाना ने कामले को फ़ोन किया। इस बार वो मैकडॉनल्ड्स में यूनिफॉर्म में आए। 2 कांस्टेबल ने उसे फंदे को अपने कब्जे में ले लिया। जिन फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल तुम्हें मैसेज भेजने के लिए किया गया था, उनमें से ज़्यादातर अब काम नहीं करते, इसलिए ये पता लगाना कि वो आखिर टावर कौन सी थी जिसका इस्तेमाल किया गया था वो मुश्किल होगा, कामले ने रिवाना को बताया। रिवाना पिछले 1 घंटे से घटनाक्रम के बारे में कामले को सब कुछ बता चुकी थी। आखिर के 2 दिन नंबर छोड़कर उनके सिम का इस्तेमाल अंधेरी वेस्ट एरिया में किया गया। अंधेरी वेस्ट, रिवाना बुदबुदाई। तुम वहाँ किसी को जानती हो? कामले ने पूछा।
रिवाना ने सिर हिलाया। प्रतीक वहाँ रहा करता था, तो क्या वो अजनबी था? लेकिन फिर वो अपना वीडियो क्यों रिकॉर्ड करवाता है? या क्या इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि रिवाना उस पर शक करे? जो दूसरा इंसान उस इलाके में अक्सर जाया करता था वो डैनी था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि डैनी का डिओड्रेंट और अजनबी की डिओड्रेंट एक ही थी? रिवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर, ये मामला कुछ ज़्यादा ही पेचीदा होता जा रहा है, डैनी ने कहा। उम्मीद है कि आप उस आदमी को जल्द ही पकड़ लेंगे। रिवाना ने डैनी की ओर देखा। वो वाकई परेशान थी। मेरे तुम्हारे ऑफिस से निकालने के बाद क्या तुम्हें मैसेज किया या तुमसे किसी तरह संपर्क करने की कोशिश की? काम्बले ने कहा। नहीं, सिवाय उस मैसेज के जो मुझे डैनी के नंबर से मिला था। इस फंदे को लेकर कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, रिवाना ने अपने सपने के बारे में काम्बले को कुछ नहीं बताया। काम्बले ने कुछ देर अपनी ठुड्डी खुजलाई। कल संडे है, उसने रिवाना की ओर देखा और कहा। अपने फेसबुक पर ये स्टेटस डालो कि तुम कल अंधेरी के इन्फिनिटी मॉल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जा रही हो। उस मैसेज को पब्लिक रखो। क्यों? डैनी ने पूछा। अगर ये बंदा सचमुच का स्टॉकर है तो वो भी रिवाना के पीछे पीछे वहाँ आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन हम नहीं जानते कि वो कौन है, रिवाना ने कहा। जान जाएंगे, लेकिन कल मॉल पहुंचने से पहले डैनी को वहाँ किसी और लड़की के साथ होना होगा। अपने किसी दोस्त को कहो कि साथ में जाए। रिवाना, तुम वहाँ जाओ और डैनी को उस लड़की के साथ पकड़ो। फिर दोनों वहाँ झगड़ा करो और आखिर में दोनों वहीं ब्रेकअप करो। सब कुछ असली लगना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि स्टॉकर इस जाल में फंस जाएगा और सामने आ जाएगा। रिवाना को काम्बले की बात समझ में आ गई। उसे वैसे भी लड़के को किसी लड़की के साथ पकड़ने का अनुभव तो था ही। और फिर डैनी ने पूछा। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन इस सीन की एक्टिंग ठीक से करना। मेरी कांस्टेबल मॉल में सादे कपड़े में रहेगा, लेकिन वो तभी बात बीच में बचाव करेगा जब ज़रूरत पड़ेगी। मैं नित्या से कहता हूँ, डैनी का कहा। रिवाना ने हामी भरी। अब तुम मेरे साथ आओ डैनी, काम्बले ने कहा। तुम्हें उस स्टॉकर के खिलाफ हमारे साथ रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। मेरे कांस्टेबल रिवाना को घर छोड़ देंगे। क्या मैं कल अपनी रूममेट के साथ ला सकती हूँ? रिवाना ने पूछा। अगर तुम्हें इससे मदद मिलती है तो ज़रूर, काम्बले ने कहा। थैंक यू सर। जैसे ही रिवाना घर पहुंची उसके दो काम आए। उसने दो काम किए। सबसे पहले उसने शीता को सारी बातें बताई और फिर अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट किया। अपने फेवरेट एक्टर का पहला शो देखने जा रही हूँ कल, इन्फिनिटी अंधेरी। उसने फेसबुक का फ्रेंड लिस्ट चेक की। उसमें से कोई भी प्रोफाइल ऐसी नहीं थी जिस पर शक किया जा सकता था। उसने अपने फॉलोवर लिस्ट चेक की। कुल मिलाकर 88 थे, जिसमें से वो किसी को भी नहीं जानती थी। अगले दिन काम्बले का प्लान के मुताबिक रिवाना ईशिता के साथ इन्फिनिटी मॉल गई। उसने डैनी को नित्या के साथ फूड कोर्ट में देख लिया और खूब हंगामा मचाया। उसने अपनी अभी शैली से खुद को हैरान कर दिया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वहाँ मौजूद सारे लोग उसे लंबे समय तक याद रखें। एक बार घर पहुँचने के बाद वो सोचती रही कि आगे क्या होगा। उसने काम्बले को फ़ोन किया। काम्बले ने उससे इत्मीनान से रहने को कहा और वो स्टॉकर के मैसेज का इंतज़ार करे। काम्बले का आत्मविश्वास देखकर रिवाना भी बहुत हैरान थी। काम्बले गलत नहीं था, क्योंकि शाम को रिवाना के पास उसी अनजान नंबर से मैसेज आया जिससे डैनी को भूल जाने का मैसेज आया था। तो डैनी अब इतिहास है। रिवाना ने तुरंत काम्बले को फ़ोन किया। काम्बले ने जवाब लिखने को कहा। जो कुछ ऐसा होता है। मुझे मालूम नहीं था डैनी इतना बड़ा कमीना निकलेगा। सारे आदमी ऐसे क्यों होते हैं? रिवाना ने मैसेज किया। सारे आदमी कमीने नहीं होते। रिवाना ने ये जवाब भी काम्बले को भेज दिया। काम्बले ने फिर से रिवाना के लिए जवाब बनाकर भेजा। मेरी ज़िंदगी में मिलने वाले सारे आदमी तो वैसे ही निकले। मैं उम्मीद खो चुकी हूँ, रिवाना ने मैसेज किया। तुम किसी ऐसे इंसान को डिज़र्व करती हो जो तुम्हें ताउम्र अपनी वफादारी दे सके। क्या वफादारी आदमी वाकई में होते हैं? अगर हाँ, तो क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ? बिल्कुल। तुम्हारे जैसे लड़की के हिजरे में सारी खुशकिस्मती आनी चाहिए। सच में, मुझे ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? बिल्कुल यही
ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें बीच राह में नहीं छोड़ूंगा। उसने कामले को फ़ोन किया और पूछा कि जवाब क्या होना चाहिए। कामले ने रिवाना की मैसेज लिखने को कहा। कौन हो तुम अजनबी? क्या तुम ये कर रहे हो कि तुम मुझसे शादी करोगे? जवाब में एक स्माइली आई। जब रिवाना ने कामले को इस बारे में बताया तो कामले ने कहा कि अजनबी पकड़े जाने के कगार पर है। उसका अगला मैसेज आया था, कल मिलोगे मुझसे? सो दोस्तों, आई एम थिंकिंग ये चैप्टर तो ख़त्म हो गई है, एंड क्यों ना नॉवेल ही ख़त्म कर दिया जाए एज ए दिवाली गिफ्ट। तो हैप्पी दिवाली। एंड चैप्टर 27। अगले दिन 3 बजे के आसपास रिवाना मलाड वेस्ट के इन्फिनिटी मॉल की ओर निकली पड़ी, जहाँ अजनबी ने उससे मिलने की बात कही। मैं स्टारबक्स में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी कॉफ़ी तुम्हारे नाम पर ऑर्डर की हुई होगी, रात के भेजे हुए उसके मैसेज में लिखा था। आखिरकार अजनबी ने मिलने का वक्त आ गया था। साथ ही रिवाना को ये भी पता चलता था कि आखिर अजनबी उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों रख रहा है। क्या वो वाकई ऐसा इंसान था जिसे रिवाना पहले से जानती थी? सॉरी। क्या वो वाकई ऐसा इंसान था जिसे रिवाना पहले से जानती थी, या वो वाकई में एक अजनबी ही था? ऑटो में बैठते हुए रिवाना नर्वस थी। अगर डैनी उसके साथ होता तो उसे हिम्मत मिलती, लेकिन कामले ने डैनी को साथ लाने के लिए मना किया था। इस लड़के को पता है कि तुम्हारा डैनी के साथ ब्रेकअप हो गया है। इस लड़के को पता है। मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। अगर वो तुम्हारा पीछा करते हुए मॉल तक पहुंच जाए तो, कामले ने कहा था। उसकी बात में दम था, बल्कि इस बार तो उसने शीता को भी साथ में आने से मना कर दिया था। जैसे ही ऑटो का ट्रैफिक सिग्नल पर रुका, रिवाना ने बाहर झाँका और इधर उधर घूम कर देखा। आसपास कोई भी जानी पहचानी शक्ल नहीं दिख रही थी। उसका फ़ोन बजा। डैनी था। रिवाना ने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत डर लग रहा है, रिवाना ने कहा। जस्ट चिल स्वीट हार्ट, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है, लेकिन बस कुछ ही देर और उसके बाद वो कमीना फिर तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, डैनी ने कहा। मुझे मालूम है, बस यही उम्मीद है कि सब ठीक हो जाए। सब ठीक होगा। मेरी कामले से भी बात हुई है। वो लोग पहले ही स्टारबक्स में शादी कपड़े में है। मैं भी वहीं रहूँगा। ओह, क्या कामले ने तुम्हें आने को कहा? नहीं, लेकिन मैं उस बदमाश का चेहरा तोड़ देना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। अपना ख्याल रखना बेबी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुँचे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी कोई नुकसान पहुँचाए। आई लव यू डैनी। लव यू टू रिवाना। फ़ोन कॉल बंद हो गया। इधर रोंकू। ड्राइवर ने रिवाना से पूछा। पीछे वाले गेट पे, रिवाना ने कहा। उसने मॉल के पीछे वाले गेट पे ऑटो रोक दिया। रिवाना ने ड्राइवर को पैसे दिए और मॉल के भीतर चली गई। एक बार सिक्योरिटी से होकर गुजरने के बाद वो हर चेहरे को घूर रही थी। उसने एंट्रेंस की ओर से लिफ्ट ली। कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। जो लड़के उसे देख भी रहे थे वो सिर्फ ऐसे देख रहे थे। जल्दी वो स्टारबक्स के सामने थी। उसने गहरी सांस ली और भीतर चली गई। ऑर्डर और पेमेंट काउंटर भीतर की ओर था। रिवाना धीरे धीरे चलती हुई वहाँ पहुँची। वो चारों ओर घूमकर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी गर्दन मुड़ नहीं पा रही थी। ऑर्डर काउंटर पर पहुंचकर उसने अपने सेट्स उतारे। गुड इवनिंग मैम, काउंटर पर बैठे हुए लड़के ने कहा। हाय, उसने वापस जवाब दिया। आप क्या ऑर्डर करना चाहोगी, ठंडा या गर्म? एक लम्हे के लिए उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैम, एक सिंपल कैपुचिनो। ज़रूर मैम। जैसे ही वो लड़का मशीन पर ऑर्डर लेने गया, रिवाना ने अपना सिर घुमाया। उसे कामले दिखाई दिया। उसने तुरंत वापस अपना सिर काउंटर की ओर कर लिया। उसके माथे से पसीना आ रहा था। लड़के ने उसे बिल दिया। उसने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और लड़के को दिया। जैसे ही वो छूटे पैसे अपने वॉलेट में डाल रही थी, वैसे उसने देखा कि वो लड़का प्लास्टिक ग्लास पर रिवाना 2 लिख रहा है। मैंने एक ही कॉफ़ी ऑर्डर की थी, उसने कहा।
मैं जानता हूँ मैम, लेकिन इत्तेफाक से किसी ने इसी नाम से एक और ऑर्डर भी किया है। इसका मतलब अजनबी पहले ही स्टारबक्स में था। उसने अपनी गर्दन पीछे की। उसने अपनी गर्दन और पीठ अकड़ती हुई सी महसूस हुई। वो किसी तरह काउंटर पर खड़े उस लड़के की ओर देखकर मुस्कुराई और उस टेबल पर जाकर बैठ गई जहां उसे अपने आंखों के सामने एक कोने से कांबले नजर आ रहा था। उसने आसपास देख पाने के लिए सेट्स लगाए, लेकिन किसी तरह उसकी घूमती हुई नज़र का पता ना चले। उसने फिर अपने फ़ोन को खेलना शुरू कर दिया। सेकेंड मिनट में तब्दील हो गया और फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, रिवाना वन। वो घूमकर देखना चाहती थी कॉफ़ी लेने के लिए कौन आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत नर्वस और घबराई हुई थी। उसने टेबल पर ही फ़ोन गिरा दिया। उसके हाथ कांपने लगे। अब तक किसी ने कॉफ़ी ले ली होगी, उसने सोचा, क्योंकि कोई दूसरा अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो काउंटर की ओर मुड़ी और उसके चेहरे का रंग उतर गया। पेमेंट काउंटर के पास कांबले और उसके आदमियों ने एक लड़के को कॉलर से पकड़ रखा था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा था। रिवाना ने लड़के की शक्ल को ध्यान से देखते हुए उसे तुरंत पहचान लिया। अभिराज यहाँ क्या कर रहा है? रिवाना के दिमाग में सबसे पहली बात आई। वो तुरंत तनाव मुक्त हो गई। रिवाना खड़ी हुई उस लड़के के पास पहुंच गई। अभिराज, तुम वो लड़के हो जिसने... रिवाना प्लीज़, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पहले इन आदमी को बोलो मुझे छोड़ दे। अभिराज उनके चुंगल से निकलने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इस मिस्टर सीक्रेट आशिक की मोहब्बत की गुफा में लेकर चलते हैं, कामले ने अपने आदमियों से कहा। वो लोग अभिराज को करीब करीब खींचते ले गए। रिवाना भी उनके पीछे पीछे थी, लेकिन डैनी के सामने आने पर वो रुक गई। तुम जानती हो इसे? डैनी ने पूछा। हाँ, रिवाना ने कहा। उसने संक्षेप में बताया वो अभिराज को कैसे जानती है। दोनों पुलिस टीम के पीछे पीछे बाहर निकले। अभिराज को सीधा पुलिस स्टेशन ले गया गया। तुम पर सेक्शन 354D लड़की का पीछा करने के लिए, 354 लड़की पर गलत इरादे से हमला करने के लिए, 506 उसका गंदा वीडियो बनाने के लिए और 509 उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए लगे गए। काबले ने अभिराज को जोर से मारते हुए कहा। अभिराज को उसकी बात कहने का मौका तब जाकर मिला जब रिवाना ने कामले को बताया कि वो उसके परिवार को अच्छी तरह जानती है। तब तक अभिराज के नाक से खून बह चुका था। उसके पीठ होठ कटे हुए थे। उसकी बाईं आंख सूज गई थी। मुझे तो 5 मिनट का टाइम देता हूँ, बोल दे जो भी बोलना है, या फिर अपनी गलती मान ले, और उसके बाद मुझे रिवाना को वो क्लिप चाहिए जो तूने रिकॉर्ड किया है, कामले ने धमकी दी। क्लिप? अभिराज ने वहाँ मौजूद लोगों को हैरान कर दिया। अभिराज, तुम अपनी मुश्किलों क्यों बढ़ा रहे हो? मुझे ये बताओ कि जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें सज़ा नहीं होने दूंगी, रिवाना ने कहा। मैं नहीं जानता तुम क्या कह रही हो रिवाना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं किया। अभिराज एक बच्चे की तरह रो रहा था। जब हम फरवरी में मिले थे तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कि मैं एक नई कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। मुझे यहाँ आना ही था। मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर था, और सच कहूँ तो जब से मैं तुम्हें उस शादी में मिला था मैं तुम्हें भूल नहीं पाया था। मैं तुम्हें मनाने की कोशिश इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि डैनी से तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। रिवाना और डैनी ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों वापस से विराज को देखने लगे। मैंने सोचा कि तुम्हें डैनी से अलग कर पाने में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें वो बूंदे और नाइटी टॉफ़े में दिए। जब तुम मेरे मैसेज का जवाब देने लगी तो मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम डैनी से प्यार नहीं करती हो। अगर मैं तुम्हें मना लूँ तो तुम मेरी हो जाओगी। मैं खुश था कि तुम दोनों का मॉल में ब्रेकअप हो गया। मुझे लगा कि डैनी के बाद तुम मुझे एक और मौका देना चाहोगी, और मैं कसम खा कर कहता हूँ कि मेरे पास तुम्हारी कोई क्लिप नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उस अजनबी और अविराज का मैसेज एक साथ आना महज एक इत्तेफाक था, और उसे दोनों को एक साथ जोड़ दिया क्योंकि दोनों मैसेज अनजान नंबरों से आ रहे थे। रिवाना सोचने लगी, पासवर्ड क्या है? कामले ने विराज की मोबाइल फ़ोन ले ली, जो फिलहाल एक कांस्टेबल ने स्टारबक्स में विराज से छीन कर रख लिया था। अविराज ने उसे सही पासवर्ड बता दिया। कामले ने पूरा फ़ोन ढूंढा लेकिन उसे कोई क्लिप नहीं मिली। उसने फ़ोन अपने पास रख लिया ताकि किसी एक्सपर्ट टीम को फ़ोन दिखा सके। तुम्हें इस लड़की की बात
लड़के के बात का भरोसा है? कामले ने रिवाना से पूछा। अभिराज ने उसकी ओर विनती भरी नज़र से देखी। मैं नहीं जानती, रिवाना ने जवाब दिया। प्लीज़ रिवाना, मेरी करियर ख़त्म हो जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ चाहता था, इसलिए ऐसा कर रहा था। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बात यहाँ पहुँच जाएगी, अभिराज ने कहा। कामले ने कांस्टेबल से अभिराज को लॉक अप किया और ले जाने का इशारा किया, लेकिन तभी रिवाना ने उन्हें रोक लिया। वो अभिराज के पास गई, उसे सूंघने लगी। अभिराज ने वो डिओड्रेंट नहीं लगा रखा था जिससे उसकी उम्मीद थी। मेरी बात का ईमानदारी से जवाब दो अभिराज, क्या तुम जस्ट डिफरेंट लगाते हो? वो क्या है? रिवाना ने कामले की ओर देखा। मुझे नहीं लगता ये वो आदमी है। क्यों? कामले ने कहा। अगर इसने कभी जस्ट डिओड्रेंट नहीं लगाया तो यह अजनबी नहीं हो सकता, तुम पक्के तौर पे कह सकती हो। हाँ, मैंने उसे 3 बार करीब से सूंघा है। उस रात जिस रात मुझ पर हमला हुआ था, एक बार जब मेरी बिल्डिंग की लिफ्ट उसके मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी, और मैकडॉनल्ड्स में भी। वो हुगो बॉस का जस्ट डिफरेंट लगाता है। कौन तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा है रिवाना? अभिराज ने पूछा। एक अजनबी। कामले ने एक हाथ कमर पर रखा, दूसरे अपने ठुड्डी को खुजाते हुए ज़मीन की ओर देखने लगा। फिर उसने कांस्टेबल को मराठी में कहा कि वो जाकर अभी ये डिओड्रेंट खोजे। क्या मैं अपने पापा को फ़ोन कर सकता हूँ? अभिराज ने गुजारिश की। कामले ने अभिराज को उसके फ़ोन नंबर लिया और खुद ही फ़ोन किया। मिस्टर मुखर्जी ने कहा कि वो पहले ही फ़्लाइट लेकर मुंबई पहुँच रहे। मुझे लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए, कामले ने रिवाना से कहा। रिवाना ने डैनी की और मदद से देखा। एक्सक्यूज़ मी सर, डैनी ने कामले से कहा। रिवाना के एक कोने में ले गया। क्या ये सब? डैनी ने पूछा। मैं अपने पेरेंट्स को इस बारे में नहीं बताना चाहती, लेकिन हो सकता है कि अभिराज के पेरेंट्स उन्हें सब कुछ बता दें। मुझे नहीं लगता उसके पेरेंट्स मेरे घर में ये बताना चाहेंगे कि उनका बेटा एक लड़की का पीछा करने के लिए गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अगर मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया तो पक्का मुझे नौकरी छोड़कर कोलकाता वापस आने पर मजबूर कर देंगे। मुझे ये बात पक्के तौर पर पता है। और फिर तुम्हें किस बात का ज़्यादा डर है? मैं नहीं चाहती कि तुमसे संपर्क टूट जाए। मैं जानती हूँ कि मैं कोलकाता वापस चली भी गई तो तुम वहाँ शिफ्ट नहीं कर पाओगे। क्या तुम अभिराज को पिता से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताए? लगता है कि यही इकलौता रास्ता बचा है। और ये जीएसटी फ्रेंड डिओड्रेंट का चक्कर क्या है? ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो भी वही डिओ लगाता है। तुम्हें पुलिस को ये बात बताने की कोई ज़रूरत नहीं, रिवाना ने उसे सावधान किया। चलो, डैनी ने कहा और दोनों कामले के पास पहुंचे। सर, मुझे लगता है कि ये बात रिवाना के पेरेंट्स को फ़िलहाल नहीं बतानी चाहिए। कामले ने डैनी की ओर देखा और फिर रिवाना की ओर देखा। उनके चेहरे को ध्यान से देखते हुए उसने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसका मतलब यह है कि अजनबी अभी भी कहीं है, मुझ पर नज़र रखे हुए, रिवाना ने कहा। रिलैक्स, पहले तो ये तय करो कि अभिराज जो कह रहा है उसमें सच्चाई है भी या नहीं, फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है, कामले ने कहा। रिवाना जानती थी कि अभिराज सही कह रहा है। पिछले 11 महीनों से वो उसका पीछा तो कर नहीं सकता। फिर उस समय खराब था, दोनों मैसेज एक साथ आ गए। शायद अजनबी भी ये बात जानता होता, इसलिए उसने जानबूझकर रिवाना से इतने दिनों की दूरी बनाई रखी। क्या पता सारा तमाशा वो आराम से कहीं बैठकर देख रहा हो। ये सोचते हुए रिवाना का गला सूखने लगा। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? रिवाना ने पूछा। बिल्कुल, कामले ने कहा और कांस्टेबल को एक गिलास पानी लाने को बोल दिया। रिवाना ने पानी गिलास पीकर मेज पे रख दिया। डैनी का कोई फ़ोन आया था, इसलिए वो बाहर था। दोनों को अभिराज के वापस आने तक रुकने के लिए कहा गया। कामले किसी दूसरे चोर की जांच करने के लिए थाने की दूसरी ओर चला गया। उसी वक्त रिवाना अपना फ़ोन देखने लगी। एक मैसेज था और एक कुछ व्हाट्सएप मैसेज। उसने मैसेज पहले देखा। इनी बीनी टीनी मीनी को मिली गिनी, गिनी मिली मिनी हंसी इनी बीनी टीनी। कामले सर, रिवाना अपना फ़ोन देखते हुए खड़ी हो गई। कामले और डैनी रिवाना की ओर दौड़ पड़े। क्या हुआ? कामले ने पहुंचा। उसने कामले के हाथ में फ़ोन दे दिया।
कामले ने मैसेज पढ़ा और फिर ज़ोर से हंसा और कहा, मादरचोद। क्या हुआ? डैनी ने पूछा। ये मेरी पत्नी का फ़ोन नंबर है। उसने मुझसे कल ही बताया था कि उसका फ़ोन गुम हो गया है। नाराज और हताश कामले धप से कुर्सी पर बैठ गया। गाइस, आई एम कंटिन्यूइंग रीडिंग दिस, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ओके? और अगर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो सोच लेना, एक स्टॉकर आपके जीवन में भी ना आ जाए ऐसा। आई लव टू रिकॉर्ड लाइक दैट, मतलब ऐसे कि पूरी आवाज़ भी नहीं आए और मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ। इट्स किंडा सेक्सी और स्कैरी, आई डोंट नो, प्लीज़ कमेंट। ओके, फाइनल चैप्टर एंड ख़त्म करते इस नावल को। बट ये ख़त्म नहीं हो रहा, इसके बाद इसके 2 और बुक हैं जो मैं तुरंत कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के लिए, इसलिए डोंट फॉरगेट टू शो योर लव टू मी। बाय बाय, नॉट बाय। चैप्टर 28। तुमने आखिरी बार गलती कब की थी मिनी? एक भयानक गलती। रिवाना ने यह मैसेज सुबह से कई बार पढ़ा था। उसने अजनबी को जवाब दे दिया था, लेकिन उसके जवाब को अजनबी ने माना नहीं था। क्या ये सवाल उस अजनबी नाम की पहेली को ढूंढ निकालने में मदद कर सकती थी? स्टारबक्स में अभिराज के पकड़े जाने की घटना को 5 दिन बीत चुके थे। शीता ऑफिस में थी और रासा अपने घर गई हुई थी। रिवाना ने सुबह ही अपने बैग्स पैक कर रखे थे। वो अब कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी। डैनी का एक दोस्त था जो 6 महीने के लिए यूके शिफ्ट कर रहा था, इसलिए लोखंडवाड़ा में अपने 2 बेडरूम के फ्लैट को किराए पर देने के लिए तैयार हो गया था। कांस्टेबल को अभिराज के घर में वो डिओड्रेंट नहीं मिला। जब रिवाना को भेजे गए मैसेज की जांच हुई तो ये साफ हो गया कि क्लिप किसी दूसरे नंबर से है और किसी और लोकेशन से भेजी गई थी। लोकेशन से जो रिवाना घर के पास थी, जबकि अभिराज ने अपने सारे मैसेज अंधेरी वेस्ट से भेजे थे। कामले की पत्नी के चोरी हो गए फ़ोन के एक आखिरी मैसेज से भी साफ हो गया था कि विराज को अजनबी नहीं है। वाकई में इत्तेफाक था कि विराज और अजनबी का मैसेज एक वक्त पर आए थे और इसलिए रिवाना ने विराज के भेजे हुए मैसेज को अजनबी के भेजे हुए मैसेज समझ लिया। अभिराज की गुजारिश पर रिवाना की मदद से पुलिस इस बात के लिए राजी हो गई और अभिराज के पिता को सच नहीं बताया जाएगा। एक बार जब रिवाना ने अपनी शिकायत वापस ले ली तो पुलिस ने अभिराज को छोड़ दिया। कामले ने तय कर लिया कि जब तक अजनबी पकड़ा नहीं जाएगा वो चैन से नहीं रहेगा, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चला। कामले ने स्लम के बच्चे से पूछताछ की, लेकिन वहाँ भी कोई पता नहीं चला। रिवाना कामले के मालती और रत्ना के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उसने बताया नहीं। उसे लगा पुलिस उन्हें झूठ मूठ का परेशान करेगी और वो नहीं चाहती थी कि वो बेवजह किसी तकलीफ से गुजरना पड़े। अभिराज की गिरफ्तारी के बाद अजनबी ने न तो मैसेज किया न रिवाना से संपर्क बनाने की कोशिश की थी। इस बात के 5 दिन हो गए थे। रिवाना उम्मीद कर रही थी कि शायद अब अजनबी उसे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि पुलिस इस मामले में शामिल है। अब रिवाना का पीछा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। दरवाजे की घंटी बजी। रिवाना खुद कर गई और अपना बैग उठा लिया और उसे लगा डैनी आया होगा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कामले मुस्कुराते हुए खड़ा है। बधाई हो, कामले ने कहा। एक लम्हे के लिए रिवाना को लगा कि अजनबी पकड़ा गया है। कहाँ है वो? रिवाना ने पूछा। अरे नहीं, हम उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें इस बात की बधाई दे रहा हूँ कि कल मान्य कोर्ट ने गैंगरेप मामले में अपना फैसला सुना दिया है। दोनों आदमियों को उम्र कैद की सज़ा मिली है। कल ये खबर अखबार में होगी। कामले ने उसे बताया कि फ़ैसला इसी हफ्ते आने वाला है, लेकिन स्टारबक्स वाली घटना की वजह से रिवाना इसके बारे में बिल्कुल भूल गई थी। अरे वाह, उसने कहा। बाय द वे, इंस्पेक्टर सुरेश पाटिल से मिलो, क्राइम ब्रांच में है, कामले ने कहा। रिवाना को तब ध्यान में आया कि कामले के साथ कोई और भी खड़ा है। पाटिल ने रिवाना से हाथ मिलाया। कुछ पता चल पाया? रिवाना ने कामले की ओर देखकर पूछा। वो अजनबी तुम्हारे फ्लैट के ऊपर वाले फ्लैट में रहता था। क्या? आपको कैसे पता?
हमने इस बिल्डिंग के हर फ्लैट के मालिक के बारे में पता किया। इस बार जवाब पाटिल ने दिया। कुछ लोग यहाँ रहते हैं और कुछ लोगों ने अपने फ्लैट किराए पर लगा रखा है, जैसे कि तुम जिस फ्लैट में रहती हो। सिर्फ इसी एक फ्लैट का मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जब मेरी टीम ने उससे संपर्क किया तो उसने हमें साफ साफ कहा कि उसने इस फ्लैट को किराए पर नहीं दिया है, जबकि कार्ड ने मुझे बताया कि उसने कई बार फ्लैट को खुला देखा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि कौन रहता है। शिट, फ्लैट अभी खुला है। हाँ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, कामले ने कहा। रिवाना अपने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर रही थी कि पाटिल ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो एक बार फ्लैट भीतर से देखना चाहता है। रिवाना कामले के साथ ऊपर चली गई। ऊपर का फ्लैट एकदम खाली था। कामले ने कांस्टेबल को बुलाया और उसे प्लास्टिक का वो थैला मंगाया जिसके भीतर से रिवाना कुछ कपड़े को झांकते हुए नजर आए। जैसे ही कामले ने उसे वो थैला दिया, रिवाना का तुरंत समझ में आ गया कि ये उसी के अंडरगारमेंट्स थे, एक ब्रा और पैंट थी जिसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। तुम इन्हें? हाँ, ये मेरे हैं, शर्मिंदा होते हुए रिवाना ने कहा। जिस रात अजनबी ने उस पर हमला किया था उसने यही कपड़े पहन रखे थे। मुझे भी लगा था। कामले ने कांस्टेबल को पैकेट दे दिया। उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। वो बाहर बात करने चला गया। रिवाना ड्राइंग रूम की खिड़की के पास पहुंची और नीचे अपने फ्लैट की ओर झांकती हुई सोचने लगी कि जब भी वो बात कर रही होगी वो यहीं खड़ा होगा और सब कुछ सुन रहा होगा। लेकिन उसने कभी खुद को सामने नहीं लाया। गुमनामी में ताकत है, उसने एक बार उससे कहा था, और ऐसी ताकत का क्या करना। की आवाज़। वो कुछ देर अपने ख्यालों में खोई रही। अचानक एक लड़की की हंसी की आवाज़ फ्लैट में गूंजी। वहाँ कोई नहीं था। रिवाना फिर से खिड़की की ओर घूमी। फिर उसे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। रिवाना दौड़कर बेडरूम में पहुंची, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे टॉयलेट, बाथरूम, किचन सब जगह देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। वो कामले को बुलाते हुए मेन दरवाजे की ओर गई। कामले एक आदमी के साथ दरवाजे की घंटी से सॉकेट के भीतर देखने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? उसने डरी हुई रिवाना से देखकर पूछा। वो लड़की की आवाज़, रिवाना ने कहा। दरवाजे की घंटी, कामले ने कहा, और दरवाजे की घंटी एक बार फिर दबाया। लड़की का हंसने की आवाज़ एक बार फिर खाली फ्लैट में गूंजी। इस हंसी से उसे कुछ याद आ रहा था। रिवाना को लगा कि उसने इसे पहले कहीं सुना है। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस घंटी का अजनबी से कोई रिश्ता है, उसने कामले से बोलते हुए सुना। क्या तुम इस हंसी को पहचानती हो? रिवाना ने पूछा। रिवाना ने सोचा। फिर एक नाम अचानक उसके जहन में आ गया। वो उसे कैसे भूल सकती है? ये लड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के दिनों में उसकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मुझे लगा ही रहा था कुछ न कुछ तो है, कामले ने अचानक कहा। उसने दरवाजे की घंटी को सॉकेट से एक रोल किया हुआ सफ़ेद कपड़ा निकाला, ठीक वैसा ही जैसा अब तक रिवाना को मिलता रहा। कामले ने रिवाना को कपड़े को टुकड़ा देने से पहले उस पर लिखी हुई कढ़ाई को जोर से पढ़ा। किस्मत गंध है मीनी, उस गंध का पीछा करती रहो और तुम मुझ तक पहुंच जाओगी। मैंने अपने पूरे करियर में किसी को इस तरह कढ़ाई के जरिए बात करते हुए नहीं देखा है, कामले ने कहा। कपड़े के उस टुकड़े को हाथ में लेकर रिवाना बीती हुई बातें को याद करने की कोशिश करती रही कि मुंबई में आने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके दिमाग में कुछ तार जुड़ रहे थे और उसने एकदम से अपनी माँ को फ़ोन लगाया। हेलो मम्मा, तुम घर पर हो? हाँ, क्यों? अपनी बेटी की आवाज़ की जल्दबाजी सुनकर मिसेस बनर्जी थोड़ा घबरा गई। प्लीज़ मेरे कमरे में जाओ। क्या हुआ? प्लीज़ टाइम बर्बाद मत करो मम्मा, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, तुमको कुछ पता करना है। उसकी माँ ने ठीक वही किया। आधे मिनट के बाद उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रूम में हूँ, अब मेरी स्टडी टेबल पर जाओ और आखिरी वाले दराज खोलो, वहाँ तुम्हें एक स्लैम बुक दिखाई देगा। है कोई स्लैम बुक? उसकी माँ ने कॉलेज के कुछ टिकट्स बुक हटाई और नीचे उन्हें स्लैम बुक दिखाई दी। हाँ, मेरे हाथ में है। खोलो उसको और हिया नाम की एक लड़की को ढूंढो। हिया चौधरी। दूसरा और सन्नाटा छा गया। मम्मा, मैं अपना चश्मा नीचे भुलाई। ओह मम्मा, जल्दी करो, ये रिवाना को भारी लग रहा था। एक और मिनट गुजरा और फिर उसने अपनी मम्मा की आवाज़ सुनाई दी।
तुम्हारी स्लैम बुक में मुझे हिया चौधरी मिल गई। अब जो भी लिखा है वो पढ़ो। नाम हिया चौधरी। दोस्त मुझे बुलाते हैं और फिर उसकी माँ आगे पढ़ती रही। फेवरेट डिश स्पेनिश ऑमलेट, कढ़ाई पनीर बटर चिकन, हॉबी कढ़ाई, लक्ष्य बलात्कार और घरेलू हिंसा की शिकार औरतें के एनजीओ के लिए काम करना, खाली वक्त में बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। मिसेस बनर्जी ने हिया चौधरी का पूरा प्रोफाइल स्लैम बुक पर पढ़ लिया। मुंबई में आने के बाद रिवाना के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसमें और स्लैम बुक में लिखी इन बातों में अजीब सी सामान्यता थी। रिवाना के हाथ पांव ठंडा पड़ गए। कुछ और लिखा है? रिवाना का गला सूखने लगा था। उसके नाम के नीचे तुम्हारे लिए एक नोट है, वो भी पढ़ूं? उसकी माँ ने पूछा। हाँ, अपना मोल समझो, उसकी माँ ने कहा। रिवाना ने अपने गले में कुछ निगलने की कोशिश की। उसने तुरंत फ़ोन काटा और अपने दोस्त पूजा को हैदराबाद में फ़ोन लगा दिया। चौथी घंटी के बाद पूजा ने फ़ोन उठाया। हाय, क्या हुआ, क्या हाल? पूजा ने कहा। हिया चौधरी के बारे में तुम क्या जानती हो? रिवाना ने पूछा। कौन? वो लड़की जिसने पिछले साल पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी? पंखे से लटक कर? इतने दिनों से रिवाना जो बुरा सपना देख रही थी, अचानक वो सपना फिर उसके आंखों के सामने आ गया। रिवाना को लगा जैसे उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पाएगी। अजनबी श्रृंखला की अगली किताब में जारी। तो दोस्तों, लव मी स्ट्रेंजर बुक 1 कंप्लीटेड। बहुत थका दिया आपने, मेरा गला दुख गया लगातार रिकॉर्ड करते करते बिना पानी के। ओ भाई साहब, बट मुझे ये ख़त्म करना था। दिवाली के दिन आप लोगों को एज ए गिफ्ट मुझे ये देना था कि ओके भाई कंप्लीट हो गया है। सो हैप्पी दिवाली, बी सेफ, enjoy, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। ऐसी बहुत सारी स्टोरी आप लोगों को आगे भी मिलने वाली है। एंड आई विल ट्राई टू डू लाइव स्टोरी टेलिंग, लाइक देखता हूँ अगर हो पाता है वो तो। हाँ, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ कमेंट करें, इससे मुझे अच्छा लगता है। एनीथिंग जो भी आपको कमेंट करना है। हैप्पी दिवाली मत लिख देना लिख सकते हैं। एंड मेरा इंस्टा आई डी और स्नैप आई डी भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट एंड टॉक टू मी, आई एम देयर, योर स्ट्रेंजर। बाय बाय, टेक केयर।